आज के इस वीडियो लेक्चर में हाई स्कूल के छात्रों का स्वागत है। इस ग्रुप में बहुत कम छात्र जुड़ पाए हैं, मुश्किल से अभी 10 छात्र जुड़ पाए हैं। तो अधिक से अधिक छात्रों को जोड़ने के लिए आप लोग अपने दोस्त मित्र जो भी हो, जिनका भी नंबर आपके पास है, उनसे बात करें और व्हाट्सएप नंबर श्री धीरेन्द्र सिंह जो आपके क्लास टीचर हैं उनको दें और अधिक से अधिक संख्या बढ़ा लें, जिससे आगे समस्याएं न हो। सभी छात्र जुड़े रहेंगे तो अच्छा होगा। पिछले क्लास में मैंने आपको यह बताया था कि अभिक्रियाएं कितने प्रकार की होती हैं। भौतिक अभिक्रियाएं, रासायनिक अभिक्रियाएं और नाभिकीय अभिक्रियाएं। आज हम आपको बताएंगे कि रासायनिक अभिक्रियाएं कितने प्रकार की होती हैं। रासायनिक अभिक्रियाएं अनेक प्रकार की होती हैं। इसको पढ़ने के पहले आपको यह जानना है कि रासायनिक अभिक्रियाओं के होने की क्रियाविधि क्या है। यह देखा गया कि प्रत्येक रासायनिक अभिक्रिया में कुछ अभिकारक पदार्थ आपस में क्रिया करते हैं और उत्पाद पदार्थ बनते हैं। अभिकारक पदार्थों के मध्य पुराने बंध टूटते हैं, जबकि उत्पादों में नए प्रकार के बंध बनते हैं। तो बंधों के टूटने और बनने की जो यह अभिक्रिया होती है उसी को रासायनिक अभिक्रिया के रूप में हम लोग जानते हैं। जैसे यहाँ एक उदाहरण है, जिंक और हाइड्रोक्लोरिक अम्ल की अभिक्रिया से जिंक क्लोराइड और हाइड्रोजन गैस ये बनती है। यहाँ पर H और Cl हाइड्रोक्लोरिक अम्ल HCl के मध्य जो सहसंयोजक बंध होता है, आपको यह आगे बताया जाएगा कि सहसंयोजक बंध क्या होता है। तो यह सहसंयोजक बंध टूटता है और यहाँ जिंक क्लोराइड में नए प्रकार का आयनिक बंध बनता है। आपको आयनिक बंध के भी बारे में बाद में बताया जाएगा। तो पुराना बंध टूटना और नया बंध बनना रासायनिक अभिक्रियाओं की क्रियाविधि के अंतर्गत आता है। यही रासायनिक अभिक्रियाओं का आधार भी है। अब हम ये जानेंगे कि रासायनिक अभिक्रियाएं कितने प्रकार की होती हैं। रासायनिक अभिक्रियाएं अनेक प्रकार की होती हैं। जैसे पहला है संयोजन अभिक्रियाएं। संयोजन माने जुड़ना, तो कॉम्बिनेशन रिएक्शन या एडिशन रिएक्शन, कंबाइन करना या ऐड होना। दूसरा है वियोजन या अपघटन अभिक्रिया, जिसमें कोई भी पदार्थ वियोजित होता है, टूटता है या अपघटित होता है, जिसको कहेंगे, इंग्लिश में कहेंगे डिकम्पोजिशन रिएक्शन, डिकम्पोज होना, टूट जाना। तीसरा है विस्थापन अभिक्रिया। इसमें एक पदार्थ से दूसरे पदार्थ में कुछ भागों का स्थानांतरण होता है, तो इस तरह की अभिक्रिया को डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन या विस्थापन अभिक्रिया कहते हैं। जब दो पदार्थों के मध्य पारस्परिक आदान प्रदान होता है, किसी भी खंड का या किसी भाग का आदान प्रदान होता है, तो ऐसी अभिक्रियाओं को डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन कहते हैं। और पांचवा है ऑक्सीकरण अपचयन या ऑक्सीडेशन रिडक्शन रिएक्शन। संक्षेप में ऑक्सीडेशन को यहाँ पर ऑक्स और रिडक्शन को रिडॉक्स रिएक्शन, अर्थात रिडक्शन और ऑक्सीडेशन रिएक्शन। ये ऑक्सीकरण अपचयन अभिक्रियाओं का एक अलग प्रकार है, जिसके बारे में आपको एक एक करके इस चैप्टर में बताया जाएगा। आज हम आपको पहले संयोजन अभिक्रियाएं क्या होती हैं इनके बारे में बताते हैं। जैसा कि आपको पहले बताया गया, संयोजन का मतलब अर्थ होता है दो या दो से अधिक पदार्थों का जुड़कर एकल पदार्थ, सिंगल पदार्थ बनाना। इस प्रकार की अभिक्रियाओं को संयोजन अभिक्रिया कहते हैं। जैसे आपने पिछले क्लास में एक अभिक्रिया पढ़ा था, CaO प्लस H2O, CaO प्लस H2O बराबर CaOH ट्वाइस। मैंने आपको बताया था कि कली चूना या मिल्क क्विक लाइम की अभिक्रिया जल से कराने पर
स्लेक्ड लाइम या बुझा चूना बनता है, जिसका प्रयोग मकानों की पुताई में पहले से किया जाता रहा है। यहाँ पर कैल्शियम का ऑक्साइड और H2O दोनों परस्पर संयोजित हो रहे हैं, जुड़ रहे हैं और एकल पदार्थ कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बना रहे हैं। इस प्रकार की अभिक्रिया को संयोजन अभिक्रिया कहेंगे। हम देखते हैं अपने दैनिक जीवन में चूने की पुताई करने के पश्चात प्रारंभ में तो दीवार बहुत चमकदार सफ़ेद नहीं दिखती, लेकिन 1-2 दिन के बाद उसकी चमक बढ़ जाती है। उसका कारण होता है कि कैल्शियम का हाइड्रोक्साइड जो यहाँ पर बना हुआ था CaOH ट्वाइस, ये वायुमंडल की कार्बन डाइऑक्साइड से, वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड गैस स्वतंत्रतापूर्वक पाई जाती है। यह कार्बन डाइऑक्साइड गैस अभिक्रिया करके अत्यंत सफ़ेद रंग का कैल्शियम कार्बोनेट CaCO3 और H2O बनाता है। तो CO2 की जो अभिक्रिया 1-2 दिन में होती है, उसके कारण कैल्शियम कार्बोनेट सफ़ेद रंग का एक अवक्षेप प्राप्त होता है। इसको लिखेंगे कि सफ़ेद अवक्षेप, सफ़ेद अवक्षेप। इस अभिक्रिया में सफ़ेद रंग का कैल्शियम कार्बोनेट, यहाँ ध्यान देने योग्य बात है कि कैल्शियम कार्बोनेट बहुत से यौगिकों के रूप में पाया जाता है, जैसे संगमरमर है या चूना पत्थर है। सफ़ेद सफ़ेद कंकड़ होता है मिट्टी में, जिसको चूना पत्थर कहते हैं, और संगमरमर का भी यही सूत्र है। यहाँ पर यह सफ़ेद रंग का पदार्थ बनता है। नेक्स्ट, कॉम्बिनेशन रिएक्शन में दूसरा उदाहरण है, ये पहला उदाहरण था। दूसरा उदाहरण है C+O2, C+O2 बराबर CO2। यहाँ पर कोयला या कार्बन या डायमंड, ग्रेफाइट, कुछ भी हो, कार्बन का अपर रूप हो या कोयला, इसका दहन करने पर, दहन का अर्थ है जलाने पर, कार्बन डाइऑक्साइड गैस प्राप्त होती है। तो इस अभिक्रिया में दो पदार्थों के संयोजन से एकल पदार्थ कार्बन डाइऑक्साइड बनता है। अतः यह संयोजन अभिक्रियाओं का एक टिपिकल उदाहरण है। यहाँ एक बात बहुत महत्वपूर्ण है कि यह अभिक्रिया ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया है। कार्बन के दहन पर हमें ऊष्मा प्राप्त होती है। अभिक्रियाएं ऊष्मा गतिकी के आधार पर दो प्रकार की होती हैं। कुछ अभिक्रियाओं में ऊष्मा निकलती है, जैसे यहाँ पर ये कार्बन का दहन है, तो ऐसी अभिक्रियाओं को ऊष्माक्षेपी या एक्सोथर्मिक रिएक्शन कहते हैं। जबकि अनेक ऐसी अभिक्रियाएं हैं जिसमें ऊष्मा अवशोषित होती है, अर्थात वातावरण का ताप कम हो जाता है, तो ऐसी अभिक्रियाओं को ऊष्माशोषी अभिक्रियाएं या एंडोथर्मिक रिएक्शंस कहते हैं। तो ये दूसरा उदाहरण था जिसमें दो पदार्थों के संयोग से तीसरा पदार्थ बनता है। तीसरा उदाहरण है हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के संयोग से 2H2 + O2 बराबर 2H2O। यहाँ पर दो गैसीय पदार्थों H2 और O2 के संयोग से जल का बनना, ये एक संयोजन अभिक्रिया का उदाहरण है। संयोजन अभिक्रिया के अन्य भी कई उदाहरण हो सकते हैं, किंतु यहाँ पर 2-3 उदाहरण ही पर्याप्त हैं। आपसे अगर ऐसा कोई प्रश्न पूछा जाए परीक्षा में, तो आप इन्हीं में से कोई एक उदाहरण दे करके आगे बढ़ सकते हैं। कुछ अभिक्रियाएं यहाँ पर कुछ अभिक्रियाएं जिसमें ऊष्मा निकलती हैं, उसमें बहुत ही महत्वपूर्ण और टिपिकल उदाहरण है श्वसन की अभिक्रिया। हमारे शरीर में या सभी जीवों के शरीर में श्वसन की क्रिया होती है, जिसमें कार्बोहाइड्रेट पदार्थों का ऑक्सीकरण होता है, जिसमें कार्बोहाइड्रेट के ऑक्सीकरण के फलस्वरूप कार्बन डाइऑक्साइड और जल बनता है और ऊष्मा उत्पन्न होती है ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया होने के कारण। और उस ऊष्मा का प्रयोग करके ATP का, एडेनोसिन ट्राइफॉस्फेट का संश्लेषण कर लिया जाता है, जो जैविक अभिक्रियाओं का आधार है। इसी ATP की ऊर्जा से विभिन्न जैविक क्रियाएं हम लोगों के शरीर में या अन्य जीव जंतुओं और वनस्पतियों में विभिन्न जैविक अभिक्रियाएं चलती हैं।
नेक्स्ट, पहला हो गया ये संयोजन अभिक्रिया। दूसरा वियोजन अभिक्रिया। नंबर 2 है, आपको पहले ही बताया गया कि वियोजन अभिक्रिया किसे कहते हैं। वियोजित होना अर्थात अलग होना। जब कोई पदार्थ गर्म करने पर या वैद्युत धारा के प्रभाव से ऊर्जा प्राप्त करके दो या दो से अधिक पदार्थों में टूट जाता है, तो ऐसी अभिक्रियाओं को वियोजन अभिक्रिया कहते हैं या अपघटन अभिक्रिया भी कहते हैं। अपघटन एक परमानेंट अभिक्रिया है, अपघटन या डिकम्पोजिशन, जबकि वियोजन एक टेम्परेरी अभिक्रिया है, यह अस्थायी रूप से होती है। इसको डिसोसिएशन रिएक्शन भी कहते हैं। इसके उदाहरणों में जैसे अगर हम फेरस सल्फेट, एक पदार्थ होता है ग्रीन विट्रियाल या हरा कसीस, इसे कहते हैं हरा कसीस ग्रीन विट्रियाल। ग्रीन विट्रियाल का सूत्र होता है FeSO4 7H2O। तो अगर इस FeSO4 को, फेरस सल्फेट को हम गर्म करें तो गर्म करने पर समीकरण प्राप्त होता है Fe2O3 प्लस SO2 प्लस SO3। यहाँ पर फेरस सल्फेट को या हरा कसीस को गर्म करने पर ये 3 प्रकार के पदार्थ बनते हैं। और सल्फर डाइऑक्साइड एक बहुत ही तीक्ष्ण गंध युक्त गैस होती है। तीक्ष्ण, ये पंजेंट गैस है जो हमारे नाक की झिल्ली पर अपना असर डालती है। इसको सूंघ करके हम पता कर सकते हैं कि सल्फर डाइऑक्साइड गैस है। तो इस अभिक्रिया में फेरस सल्फेट को गर्म करके अगर हम परखनली के मुंह पर सूंघें तो हमें सल्फर डाइऑक्साइड की गंध आती है। यहाँ पर फेरस सल्फेट का वियोजन हो रहा है और ताप के प्रभाव से हो रहा है। यह पदार्थ गर्म करने पर ऊष्मा अवशोषित करता है और विभिन्न पदार्थों में विभक्त हो जाता है, टूट जाता है। ऐसी अभिक्रिया को वियोजन अभिक्रिया कहते हैं। अनेक अभिक्रियाएं हमारे दैनिक जीवन में आती हैं जिसमें वियोजन होता है। जैसे अगर हम कैल्शियम कार्बोनेट, अभी ऊपर बताया गया था CaCO3, चूना पत्थर या संगमरमर, इसे अगर हम गर्म कर दें तो इसका भी तापीय अपघटन होता है। बहुत तीव्र गर्म करने पर इसका तापीय अपघटन होता है और बनता है CaO और CO2। पहाड़ी क्षेत्रों में जहाँ पर बहुत ज़्यादा मात्रा में पत्थर, कैल्शियम कार्बोनेट पाया जाता है, जैसे हमारे यहाँ मध्य प्रदेश में इस प्रकार का पदार्थ बहुत अधिक बहुतायत में पाया जाता है। तो कैल्शियम कार्बोनेट को गर्म करने पर ये कली चूना प्राप्त होता है। चूना बनाने की फैक्ट्रियों में इसी चूना पत्थर को गर्म करके चूना प्राप्त किया जाता है तथा ये जो कार्बन डाइऑक्साइड गैस है इसका भी प्रयोग यूरिया के निर्माण में, जहाँ पर यूरिया की फैक्ट्री है तो वहाँ पर कार्बन डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन, हाइड्रोजन, इन गैसों का प्रयोग किया जाता है। तो इस कार्बन डाइऑक्साइड गैस का प्रयोग यूरिया के संश्लेषण में भी किया जा सकता है। ये एक उपयोगी गैस है, यद्यपि यह वातावरण में फैल करके हमारे लिए हानिकारक होती है, फिर भी यहाँ पर अगर हम औद्योगिक ढंग से देखें तो ये दोनों पदार्थ उपयोगी पदार्थ हैं। कैल्शियम ऑक्साइड ये कली चूना है, जबकि CO2 ये विभिन्न उद्योगों में इसका उपयोग किया जा सकता है। यहाँ पर कैल्शियम कार्बोनेट को गर्म करने पर वियोजन होता है इसका और ये 2 पदार्थ बनते हैं। कुछ और उदाहरण हैं, जैसे अगर हम AgCl को 2AgCl या 2AgBr या 2AgI, इनको अगर हम गर्म करें, इनमें से गर्म क्या, केवल धूप में रखें, सिल्वर क्लोराइड को या सिल्वर ब्रोमाइड को, सिल्वर आयोडाइड को सूर्य के प्रकाश में रखें तो इनका अपघटन होता है, वियोजन होता है। ये 2Ag प्लस Cl2 क्लोरीन गैस अवमुक्त होती है, रिलीज हो जाती है और सिल्वर ये धूसर रंग का या ग्रे रंग का, कलर का, काले रंग का ये सिल्वर पाउडर प्राप्त होता है।
और क्लोरीन गैस निकल जाती है। इसी तरह से यहाँ पर भी 2Ag प्लस Br2, यहाँ पर 2Ag प्लस I2। तो ये देखा गया कि सिल्वर ब्रोमाइड और सिल्वर आयोडाइड ये धूप में पड़ने पर अपघटित होते हैं, अतः इनका प्रयोग धूपी चश्मा या डे नाइट चश्मों को बनाने में किया जाता है। कृत्रिम बरसात कराने में सिल्वर आयोडाइड का भी प्रयोग किया जाता है। यहाँ बहुत महत्वपूर्ण बात है कि सिल्वर आयोडाइड का प्रयोग इसके अपघटन के गुण के कारण नहीं, बल्कि यह जल के कणों को अधिशोषित करता है भारी होकर के। कृत्रिम बरसात के रूप में कृत्रिम बरसात कराने में इसका प्रयोग किया जाता है। और ये AgCl सिल्वर क्लोराइड बहुत महत्वपूर्ण पदार्थ है जिसका प्रयोग फोटोग्राफी में किया जाता है। वहाँ पर भी प्रकाश के प्रभाव से यह पदार्थ अपघटित होकर के सिल्वर के काले पदार्थ में, काले कणों में बदल जाता है। तो ये 2-3 उदाहरण है। फेरस सल्फेट है, कैल्शियम कार्बोनेट है, या ये पदार्थ हैं तीनों सिल्वर के जो लवण हैं, इनको गर्म करने पर या सूर्य के प्रकाश में रखने पर ये पदार्थ अपघटित होकर के विभिन्न पदार्थ बनाते हैं। ये वियोजन के उदाहरण हैं। अगर हम जल का वैद्युत अपघटन कराएं, जल के वैद्युत अपघटन से अगर हम कैथोड एनोड कार्बन का इलेक्ट्रोड लगा दें और जल लेकर के उसमें विद्युत धारा प्रवाहित करें, तो हम पाते हैं कि दोनों इलेक्ट्रोडों पर, एक इलेक्ट्रोड पर हाइड्रोजन गैस और दूसरे इलेक्ट्रोड पर ऑक्सीजन गैस प्राप्त होती है, जिनको हम परीक्षण द्वारा पता कर सकते हैं। ऑक्सीजन की उपस्थिति में जलती हुई तीली तेजी से जलती है, जबकि हाइड्रोजन की उपस्थिति में यह तीली बुझ जाती है। हाइड्रोजन में जलाने का गुण नहीं होता, यद्यपि यह गैस जलती है किंतु यह जलने में सहायक नहीं होती। तो वह भी एक उदाहरण है जिसमें जल को, जैसे 2H2O = 2H2 + O2, तो ऑक्सीजन और हाइड्रोजन गैस का बनना, ये जल अपघटन। यहाँ बहुत महत्वपूर्ण बात यह है कि अपघटन या वियोजन की अभिक्रियाओं में ऊष्मा अवशोषित होती है, और इसके कारण अब ऊर्जा के जो विभिन्न रूप हैं, जैसे वैद्युत ऊर्जा का प्रयोग करके यदि अपघटन कराया गया तो उसे हम कहेंगे वैद्युत अपघटन। ऊष्मा का प्रयोग करके यदि यह अभिक्रिया हुई तो उसे कहेंगे ऊष्मीय अपघटन। यदि इस प्रकार की अभिक्रिया प्रकाश का प्रयोग करके की गई तो उसे कहेंगे प्रकाशीय अपघटन। ऊर्जा का जो भी रूप हम इसमें प्रयोग करेंगे उसी के आधार पर अपघटन या वियोजन अभिक्रियाओं का नामकरण कर दिया जाता है। आज के लिए इतना ही बताया जा रहा है, शेष बातें आपको अगले क्लास में बताई जाएंगी।